नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक की साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस हफ्ते संसद से सोशल मीडिया तक कई राजनीतिक गतिविधियों ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में शायद 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की वो बैठक रही, जिसमें विपक्ष की 28 पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिश की। इसी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया और इसे समर्थन दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इसके बाद माना जा रहा है कि अगर विपक्ष की बाकी पार्टियों ने भी इसी सुर में सुर मिला दिए तो बीजेपी के लिए एक दलित प्रतिद्वंद्वी के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इस खबर के राजनीतिक मायने और आने वाले दिनों पर इसका असर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सी वोटर के संस्थापक और राजनीतिक विश्लेषक यशवंत देशमुख और तक समूह के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर। सबसे पहले यशवंत जी, क्या जो ये ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा है, क्या ये वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, एक दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर? आपने बड़ी चुनौती शब्द का प्रयोग किया तो शायद मेरी लिमिटेड नॉलेज में मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती नहीं होगी। हाँ, चुनौती इस विषय में जरूर होगी कि एक अगर अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार दलित उम्मीदवार हुआ तो उसके खिलाफ उस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन करना शायद कठिन हो जाएगा। और वो भी अगर एक अनुभवी खड़गे जी की तरीके का एक सम्मानित नेता हुआ जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी व्यक्तिगत उनकी इमेज, उनकी छवि के ऊपर आक्षेप लगाने लायक कोई ऐसा माहौल माहौल बनाने लायक कोई मसला ना हो, तो कैंपेन के नैरेटिव के लिहाज से एक ऐसे नेता पे के अगेंस्ट कैंपेन करना शायद वो एक कठिन काम होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में 2024 के चुनाव विपक्ष के कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेन करने की कोई उपयोगिता बीजेपी के पास में रह गई है। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी लाइन और लेंथ अपनी पकड़ चुके हैं मोदी की गारंटी वाले टर्म के ऊपर। और बीजेपी विपक्ष के ऊपर हमला करेगी ये उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा जितना विपक्ष मोदी पे हमला करेंगे। मुझे लगता है कि शायद उस लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती बन सकते हैं? नहीं नीरज, जैसा यशवंत ने जो बात कही कि चुनौती बन सकते हैं या नहीं, ये तो मुझे लगता नहीं है कि वो चुनौती बन सकते हैं, बड़ी चुनौती कम से कम। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने भी जो नाम प्रस्तुत किया, जैसे नाम इन्होंने पेश करने की बात आ रही कि इन्होंने प्रस्ताव रखा था, ये तो इसके पीछे की भी राजनीति समझी है कि उनका इसके पीछे कोई बहुत राजनीतिक कैलकुलेशन है कि भाई खड़गे जी मोदी को हरा देंगे इसलिए इनको सामने कर देते हैं। इसके बजाय कहीं ना कहीं ये मंशा रही होगी कि राहुल गांधी को हम मौका न मिले, या मान लीजिए कोई और नीतीश कुमार सामने ना आ जाए। तो अब तक इंडिया गठबंधन की लाइन ये रही है कि हम तो कोऑर्डिनेटर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर कोई संयोजक भी बन जाता है, जबकि अगर पहले संयोजक बनते रहे, जैसे एनडीए में भी संयोजक बनते रहे हैं, यूपीए में तो सोनिया गांधी पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी एक तरह से अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो इसलिए लेकिन कांग्रेस ने और सभी पार्टियों ने कहा कि चूंकि इस पर झगड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव के पीछे मंशा कहीं ना कहीं यही है कि ये प्रस्ताव गिर जाए। मतलब गिर जाए मतलब कि राहुल गांधी अपने खड़गे का नाम आगे कर दिया है, तो अब खड़गे के ऊपर कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी का नाम लाने में दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता नहीं है कि जितने विरोधाभास है इंडिया गठबंधन में अपने अपने राज्यों में, उसको देखते हुए वो किसी एक चेहरे पर मानेंगे। हालांकि अभी भी खबर आई है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबसे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस पर वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन ममता और केजरीवाल के बयान में मुझे आंतरिक राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही है, बजाय कि मंशा ये कि हम मोदी को हरा देंगे। जी,
लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन में, क्योंकि आपने राहुल गांधी की बात की कि राहुल गांधी का नाम जो है वो सबसे पहले जहन में आता है, तो एक एबीपी और सी वोटर ने एक सर्वे किया है मोदी और खड़गे की लोकप्रियता को लेकर। उसमें हम अगर आंकड़ों पर नज़र डालें कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनमें सबसे लोकप्रिय कौन है या उनकी लोकप्रियता का क्रम क्या है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जो हैं वो 27% के साथ लोकप्रियता के सबसे ऊपरी क्रम पर हैं इंडिया गठबंधन के अंदर। खड़गे नंबर 2 पर आते हैं 14% के साथ, फिर केजरीवाल 12% के साथ, नीतीश 10% के साथ और ममता बनर्जी 8% के साथ हैं, अगर पहले 5 उम्मीदवारों का नाम हम देखते हैं। तो यशवंत जी, राहुल गांधी तो जाहिर तौर पर सबसे लोकप्रिय हैं इस इंडिया गठबंधन के अंदर, तो फिर खड़गे उनके ऊपर किस तरह प्रभावी होंगे? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के न्यूमरल यूनो नेता हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिलहाल गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की धुरी कोई आगे बढ़ नहीं पा रही है। ये उनकी एसेट ही उनकी लायबिलिटी है, उनका लायबिलिटी ही उनका एसेट है। इसके लिए आप कुछ या कोई भी कुछ कर नहीं सकता उसमें। जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली सीटें हैं, जैसा अभी आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी मैंने 100, 200, 243 का गणित समझाया था, उसमें बहुत साफ था कि 100 सीटों पे भाजपा नहीं है, 200 सीटें जहां पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है और 243 ऐसी जहां भाजपा वर्सेस रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय दल है। तो ये 200 सीटों पे जब कोई दूसरा नाम है ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी जी का ही नाम ऊपर आएगा। आखिर तो इन 200 सीटों पे कांग्रेस का अपना बेस है, भले ही उनका स्ट्राइक रेट 10% भी ना हो, 90% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का हो उन 200 सीटों पे। लेकिन जो राज्य हैं ऐसे, वहां पे 40-40% तक, अभी आपने देखा जिन राज्यों में कांग्रेस हार गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर भी 40% तक वोट कांग्रेस ने खींचे। तो इसलिए राहुल गांधी जी का नाम आना आगे ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। खड़गे जी का नाम नहीं आना ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खड़गे जी का नाम नॉर्थ इंडिया में कौन जानता है? इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर आप कर्नाटक के आंकड़े उठाएंगे, हम लोग इस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कुछ आंकड़े वहां के भी दिखाएं। खुद कर्नाटक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम कोई राहुल गांधी जी से ऊपर नहीं आता है। इसलिए अनलेस कि उनका नाम कांग्रेस प्रोजेक्ट करे, उनके लिए कैंपेन करे, उनको एक गंभीर दावेदार प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करके बनाए, तब तक जनता के बीच में वो नाम चलेगा नहीं। तब तक वो जनता के बीच में जो कांग्रेस का वोटर है, जो विपक्ष का मतदाता है, उसके लिए सोनिया जी का नाम आता था, मनमोहन सिंह का नाम आता था। अब चूंकि वो दोनों लोग उस दौड़ में नहीं है, उस रेस के बाहर हैं, इसलिए अब राहुल गांधी जी का नाम आता है। तो ये डिफॉल्ट नेमिंग भी है, डिफॉल्ट पोजीशनिंग भी है। खड़गे जी का नाम अभी तक उस डिफॉल्ट पोजीशनिंग की लिस्ट में चढ़ा नहीं है। उसके लिए कैंपेन करना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, और अभी तक तो सहमति ही नहीं बन पा रही है। जब नाम पे सहमति होगी, उसके बाद में पतंग चढ़ाई जाएगी और सबको आसमान पे दिखेगी, तब पेंच लड़ाने की बात होगी। अभी तो कन्ने भी नहीं बांधे जा रहे हैं। हमारी लखनऊ की भाषा में बोले तो मतलब स्थिति वो है कि अभी तक कन्ने भी नहीं बंधे पतंग उड़ाने की। तो ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। आप प्रो एंड कॉन्स तो देख सकते हैं उस चीज के। मुझे लगता है खुद विपक्षी, और जैसा भी मिलिंद ने कहा कि ये क्षेत्रीय दल अपने अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को देख करके उन्होंने नाम चढ़ाया है, क्योंकि हर खास से जो ममता बनर्जी हैं वो भी ये जानती हैं कि राहुल गांधी के नाम को आगे लेकर जाने से तो बेहतर है कि वो पश्चिम बंगाल में अपना नाम आगे रख के चुनाव लड़ लें। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कह के चुनाव लड़े कि मैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हूं, तो शायद ज्यादा उनको लाभ होगा, बजाय ये कहने की कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी। ये एक सच्चाई है। और इसलिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो इस स्थिति को जानते हैं कि उनके जीतने में जो है वो उसमें राहुल गांधी के नाम की कोई भूमिका नहीं है, और इनफैक्ट हो सकता है उन्हें वो लायबिलिटी लगे। ऐसे में वो खड़गे का नाम लेकर के ज्यादा बेहतर अपने यहाँ पे कैंपेन कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मिलिंद जी, जैसा आपने कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम लेकर दरअसल अपनी तरफ से एक पॉलिटिक्स की है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर तो राहुल गांधी ही सबसे बड़ा लोकप्रियता के नज़रिए से सबसे बड़ा चेहरा है।
तो फिर अगर ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते भी हैं तो नेचुरल जो एक उम्मीदवार हैं वो तो राहुल गांधी ही रहेंगे। नहीं नहीं, राहुल गांधी ही रहेंगे। अगर आप मैं इस पर एक मिनट बोलने के बाद मैं थोड़ा विषयांतर करना चाहता हूँ। जो यशवंत ने वोट शेयर की बात की उस पर देखिए, कल खड़गे जी ने अपना CWC में जो वक्तव्य दिया तो उन्होंने राहुल गांधी से क्या आग्रह किया कि आप जो है ईस्ट से वेस्ट में, मतलब पहले तो उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो अब उन्होंने कहा कि वो पूरब से पश्चिम की तरफ आए। बात ये आ रही, जो खबरें आ रही कि अरुणाचल या मणिपुर से शुरू करें और वो जो है गुजरात जाएंगे। तो जो आपका चेहरा है, वो जो पार्टी के अध्यक्ष ही बोल रहे हैं कि वो यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा तो खड़गे जी भी निकाल सकते हैं, लेकिन चेहरा तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। तो ये एक हेडलाइन के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसा होगा, कांग्रेस ऐसा करेगी, ये हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन मैं यशवंत एक दूसरे विषय की और आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो आपने कहा कि 40% वोट मिला, मतलब तीनों राज्यों में अगर जहाँ कांग्रेस हारी भी है, मोटा मोटा मतलब कहीं 42 होगा, कहीं 40 होगा। तो राहुल गांधी ने कल जो मैंने अखबार में पढ़ा कि CWC में लोगों ने बड़ी आलोचना की कि भाई इन राज्यों में हम चुनाव हार गए, तीनों राज्यों में। कमलनाथ की भी निंदा हुई उसमें कि भाई इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस थे। तो राहुल गांधी ने, मतलब ऐसा तो राहुल गांधी को भी गुस्सा होना इस पर लाजमी था, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्टली कैंपेन तो नहीं देख रहे थे, मान लीजिए मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ का भी। पर राहुल गांधी ने ये कहा CWC में कि हमने अपना जो वोट शेयर है 40% वो रिटेन किया है हमने। तो अगर हम इसको लोकसभा में भी रिटेन कर लेते हैं या इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं तो हम वहाँ पर परफॉर्मेंस अपना, मतलब हम वो कैसे करेंगे उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि मतलब हमने ये देखा कि ये गैप जो है बीजेपी का और कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का जो विधानसभा में होता है वो लोकसभा में और बढ़ जाता है वो। तो ये आपको लगता है कि ये 40% वोट भी कांग्रेस रिटेन कर पाएगी यहाँ पर? 2018 मिलिन, जो 2018 और 19 का इतिहास है, पिछले 10 साल में जो हम लोग ने देखा है उसमें निश्चित तौर पर विधानसभा और लोकसभा के बीच में भाजपा के वोट शेयर का और कांग्रेस के वोट शेयर का, खास तौर पे इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट मोदी एडवांटेज बीजेपी को या मोदी के न रहने का डिसएडवांटेज असेंबली लेवल पे, ये दोनों ही चीजें हमें परिलक्षित हमेशा से हुई हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे टीम जो ABP के लिए अगले कार्यक्रम के लिए दरअसल वो पिछले 5 चुनावों का भी वो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल में ये भी सवाल पूछते हैं कि आप आज लोकसभा होगा तो आप किसको वोट देंगे। तो उन आंकड़ों में जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 15% का रिवर्स स्विंग भी हमको दिखा है ABPC वोटर के एग्जिट पोल में। अभी हम वो आंकड़े और भी ज्यादा करीबी से देख करके हम वहां पर उनके नेटवर्क पे वो आने वाला है, उसमें आकलन पूरा। तो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात सही है। दूसरा, जो हमारा एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भी उसी ओर इशारा कर रहे थे कि ये 40% का आंकड़ा लोकसभा के मद्देनजर नहीं है, ये विधानसभा के मद्देनजर है 40-42, और ये आंकड़ा नीचे जाएगा। जो जो उसमें उस समय जो हमको आंकड़े एग्जिट पोल के समय दिख रहे थे उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो उसमें करीब करीब 5-7% तो आसानी से नीचे जाने का था, मतलब 5-7% जाएगा नीचे तो 5-7% दूसरी तरफ बढ़ेगा, तो गैप जो है वो 10 से 15% के बीच में रिवर्स साइड में और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक 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 औसतन हम बोले तो ये ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन मिलिंद, एक बात और भी है कि मैंने वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में भी ये बात बोली थी कि जिन जगहों पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो 200 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उन जगहों पे अगर ये गैप और बढ़ता है और भाजपा ऐसी राज्यों की संख्या बढ़ाती है जहां 50% नहीं बल्कि 60% या उसके ऊपर भी उसके वोट होते हैं, तो ये बड़े पॉपुलस स्टेट्स हैं। और इन पॉपुलस स्टेट्स में बड़ी तादाद में वोट बढ़ने का एक सीधा असर ये होगा कि भाजपा का राष्ट्रीय वोट शेयर जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में वोट शेयर की गैप बढ़ना क्या सीट शेयर का गैप बढ़ाएगा, ये अपने आप में एक टेक्निकल मसला है जिसको सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अगर वोट शेयर बढ़ गया
तब तो दक्षिण में भी भाजपा की सीटें आ जानी चाहिए, तमिलनाडु में भी बीजेपी को जीतना चाहिए, केरल। ऐसा होता नहीं है। आप पाएंगे कि बहुत स्ट्रेंज वैरायटी है। अलग दो गठबंधन आप कह लें या दो पार्टियां कह लें, जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, इन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर है, वो मतों का अंतर आप पाएंगे कि -20 से लेकर के +20 की रेंज का अलग अलग राज्यों में होगा। अगर आप गैप देखेंगे तो ये फेडरलिज्म का भी एक अंतर है। लेकिन जो शुरुआती आकलन जो 100, 200, 243 वाला मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला था, ये उसका भी अंतर है। जिन 100 सीटों पे भाजपा है ही नहीं, वहां पे तो भाजपा है ही नहीं। वो तो कांग्रेस या कांग्रेस और विपक्ष के बीच की लड़ाई है। उसमें केरल जैसे राज्य में कांग्रेस जीते चाहे लेफ्ट फ्रंट जीते, उससे केंद्र की राजनीति पे कोई असर पड़ना नहीं हो। 20 की 20 सीटें हम तो मान के चलते हैं कि विपक्ष की ही। तो ऐसे ऐसे हालत में बहुत सारा आकलन, ये बात भी डिपेंड करता है कि हम मोदी डिविडेंड या उसको जो मानते हैं, उसका वोट शेयर का इम्पैक्ट एक अलग है, लेकिन सीट शेयर का इम्पैक्ट क्या है। मसलन केरल में ही आप मानिए, बीजेपी विधानसभा में अगर 10% वोट पोल करती है और लोकसभा में उसके 10 के बजाय 20% मिल जाते हैं, लेकिन सीट शेयर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम वही स्थिति पंजाब की है, या सेम वही स्थिति आप देखें ध्यान से। एक आंकड़ा तमिलनाडु का जो है हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु को लोग स्वीप करके अलग कोने कर देते हैं। 2014 में जब जयललिता अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी, डीएमके और कांग्रेस अलायंस अलग लड़ा था, उस समय पर भी भाजपा अलायंस को ऑन इट्स ओन छोटी पार्टियों के साथ में करीब करीब 17-18% वोट पड़े थे। तो ये कह देना कि वहां पर भाजपा शून्य है, शून्य इलेक्टोरली इसलिए है क्योंकि वो वोट या 10-12% या 18% वोट केरल में, ये इलेक्टोरल इंपैक्ट के हिसाब से शून्य है। लेकिन वोट शेयर तो वोट शेयर है, वो तो दिखाई देगा। तो ये बहुत सारी चीजें, 40% वोट कांग्रेस का अगर घट के 35% होता है या 40% भी रह जाता है राजस्थान में, तो उसका इलेक्टोरल इंपैक्ट शून्य है। क्योंकि बीजेपी अगर 60% का वोट शेयर टच करती है और राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीत के ले जाती है, तो उस 40% या 35% वोट शेयर का आप क्या करेंगे, उसका उपयोगिता क्या रहेगी अगर आप सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो। बिल्कुल। तो हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं की लोकप्रियता के एक आंकड़े पर नज़र डाली, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का पिछले तकरीबन 2 साल का या 1.5 साल का आंकड़ा देखते हैं, उनकी लोकप्रियता क्या है, तो वो ये दिखाता है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में 53% थी और राहुल गांधी की महज 7%। अगस्त 6 महीने बाद अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री वहीं 53% पर खड़े थे, राहुल गांधी 7% से 9% पर आ गए। जनवरी 2023 में नरेंद्र मोदी फिर 53% लोकप्रियता के साथ शीर्ष पर थे, लेकिन राहुल गांधी जो है वो 14% पर आ गए। उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ और अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52% के साथ हैं लोकप्रियता के पैमाने पर और राहुल गांधी 16% के साथ, यानी 7% से बढ़कर यशवंत राहुल गांधी की लोकप्रियता 16% पर आ गई है और नरेंद्र मोदी वही 52%, 53% पर वही उनकी लोकप्रियता है। तो राहुल गांधी की इस बढ़ती लोकप्रियता का असर इलेक्टोर जैसा आपने कहा कि सीटों की संख्या में भी हमें दिखाई दे सकता है। राहुल गांधी जी की अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस पा रहे हैं या अपने खोए हुए एसेट को वापस पा रहे हैं। मसलन 2019 तक जो है उनकी लोकप्रियता का पैमाना 19-20% के आसपास था लोकसभा चुनाव तक। उसके बाद में वो घटते घटते, जैसा अभी आपने बताया इंडिया टुडे के MOTN का, कि वो 7%, 9% भी एक बार पहुंच गया। अब वो भारत जोड़ो यात्रा से वो वापस रिपेयरिंग शुरू हुई, रिपेयरिंग करते करते वो 16% और 18%। तो कांग्रेस का एक 20% के आसपास का जो वोट शेयर रहा है उनके खराब से खराब समय में भी, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता या गांधी परिवार की लोकप्रियता भी वैसे ही उसी के साथ में उसका पीक जो है वो 19-20% का है।
अब अगर इंडिया अलायंस वास्तव में हो जाता है और इंडिया अलायंस उनको अपना लोक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर विपक्षी जो वोटर हैं उनके लिए भी कहना आसान होगा कि राहुल गांधी उनके लिए एक उम्मीदवार है। लेकिन ये जो 7-8% से 16-17-18% तक का जो राहुल गांधी जी का सफर है पिछले 1.5 साल का, ये दरअसल अभी भी उनके अपने 19-19.5% के पीक से कम है जो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय था। तो ये लोग जब हम राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है ये हम रिपोर्ट करते हैं आंकड़ों में, तो उसका सही कंटेक्स्ट लोग कई बार नहीं समझ पाते। उसका कंटेक्स्ट ये है कि वो 19-20% पे थे, घट के 7-8% पे हो गए थे, अब वापस बढ़ के 16-17% पे आए जो अगस्त तक के आंकड़े इंडिया टुडे के थे। तो ऐसे में ये वी शेप्ड रिकवरी है, लेकिन वी शेप्ड रिकवरी क्या पिछली उनकी लोकप्रियता के पैमाने से ज्यादा निकल गई है? उसका उत्तर है नहीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 से 60% के बीच में, 62% के बीच में लगातार 10 साल से बने हुए हैं। उनकी एक बार केवल हम लोगों के आंकड़ों में, वो भी कोविड के दूसरी वेव के बाद में, लोकप्रियता घटी थी, जब वो एक बार घट करके वो 40-42% पे आके अटके थे और एक बार शायद 37% तक भी उनका आंकड़ा चला गया था। वो उनका वर्स्ट पॉसिबल फेज था। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्स्ट पॉसिबल नंबर था वो अगर 36-37% था, वो भी कोविड की दूसरी वेव के बाद में। और यहां आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की बेस्ट पॉसिबल नंबर्स की, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इंपैक्ट होकर के आ रहा है। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको अजीब सी स्थिति लगेगी। राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत रेटिंग बढ़ना, ये उनकी खोई हुई जागीर को वापस लाने की कोशिश करना है, लेकिन इससे ये बात संपादित नहीं होती कि वो नरेंद्र मोदी के टक्कर में कहीं उनके आसपास किसी भी तरीके से अभी पहुंच पाए हैं या पहुंचने की ओर कहीं दूर दूर तक उनके अभी फिलहाल तुरंत कोई आसार दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जी मिलिंद जी, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बरक्स जो ये एक बड़ा गैप है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं अभी डेटा में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप चेहरे की बात करेंगे और जो ताज़ा चुनाव हुआ, क्योंकि सर्वे होते रहते हैं, मतलब सर्वे ही आखिर में, चुनाव नहीं है, तो जो चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी ने बहुत क्लियरली मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में हर जगह कोई चेहरा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, जैसे यशवंत से शुरुआत ने कहा। और वो तेलंगाना छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगह पर वो अच्छी जीते, मतलब बढ़िया जीते हैं वो। और दूसरी तरफ कांग्रेस कह सकती है कि भाई अशोक गहलोत चेहरे थे या बघेल थे या कमलनाथ थे, लेकिन ये हार जीत जो है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पर भी रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि नेशनल लेवल के कैंपेनर जो थे जी, यही लोग थे। तो ये जो, अगर जैसे यशवंत ने कहा एक तो कि ये अंतर घटा है पहले से, और क्यों घटा है तो उन्होंने बता दिया कि अभी भी उनके वर्ष से नीचे हैं। लेकिन इन चुनावों में अगर उनको कोई कामयाबी मिलती, मतलब मान लीजिए 1 या 2 राज्य, तो ये लोगों को लग सकता है कि हाँ जी, कांग्रेस हरा सकती है बीजेपी को। मैं कह रहा हूँ कि जो उसका कांग्रेस का ही वोटर है उसको ही कम से कम, अगर वो 40% लोग मध्य प्रदेश में, जैसे यशवंत कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया, या राजस्थान में कि आप किसको वोट डालोगे, तो वो अभी भी विधानसभा में इनको वोट डाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में वो मोदी को या बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये चुनाव में जो हार है कांग्रेस की, मतलब हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि भाई इसका कोई फ़ायदा नुकसान रिजल्ट पे नहीं है। मतलब मैंने जब भी एक बात कही थी, मेरा कहने का मतलब ये कि इससे कम से कम बीजेपी के लोकसभा में सेहत पे फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को एक मोमेंटम या उसको एक मनोबल मिल सकता है। लेकिन ये जो हार हुई है, तो ये जो राहुल गांधी की जो रेटिंग है, ये लगा कि नहीं भाई ये हरा नहीं पाएंगे मोदी को, ये वाला एक जो परसेप्शन बना है लोगों के मन में, तो ये गैप जो है अब घट भी जाए अगर आगे चल के, लेकिन इससे कोई बहुत उलटफेर, या जो यशवंत कह रहे कि सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा उलटफेर हो जाए, ये अभी तो कम से कम अभी 3 महीने और है, अभी देखकर ही नहीं लगता। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि आंकड़ों में भले ही अंतर घट रहा हो, लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें वो अंतर नहीं घट रहा है, वहाँ कांग्रेस पीछे ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर तक तो वो फिर भी, इन रिजल्ट के आने तक पहले भी लग रहा था कि भाई चलो कांग्रेस मुकाबला कर लेगी, टक्कर दे देगी। कोई कह रहा था 75 सीटें ले आएगी, कोई कह रहा था 100 ले, कांग्रेस की भी एम्बिशन 100 सीटें लाने की थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई 273 लाने का
एम्बिशन रखती हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी इसी तरह से डिज़ाइन की गई कि भाई हमको 100-125 सीटें लानी है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे जी। तो ये जो गैप कम हो रहा है, ये परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। यशवंत अगले महीने नया आंकड़ा दे ही देंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसको जो ये कम होता गैप जो है, इसको एक धक्का लगा है, मतलब इस चुनावी हार से। बिल्कुल। यशवंत आपकी क्या राय है इस पर? मतलब नहीं, मैं मिलिंद की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पूरी तरह सहमत इसलिए हूं क्योंकि अगर इनमें से एक आध राज्य भी कोई इनके पास में आता तो शायद मोमेंटम वो और गेन होता। वो डिफॉल्ट के नंबर्स हैं जो जो बेसिक मिनिमम कांग्रेस के नंबर है ही हैं, वो उतने भर आने की बात है। अभी जैसे मिलिंद बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण वो प्लान कर रहे हैं। मिलिंद, आपके पास में सूचना क्या है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे या पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे? खबरें आई है वो पूरब से पश्चिम की आई है कि मणिपुर, मतलब वो एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश होगी कि अरुणाचल या मणिपुर से शुरू की जाए और फिर गुजरात में ख़त्म की जाए। तो अब अगर आप लॉजिकली सोचिए तो यही क्या विचार करके उन्होंने प्लान किया है, लेकिन अगर दिमाग में हम केवल मैप देखें तो शायद पूर्व में उनको ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा क्योंकि दो बड़े राज्य, देखिए नॉर्थ ईस्ट में एक एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन तो अपोजिशन की है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको मिलेगा। आसाम कांग्रेस का एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है बड़े समय तक, और वहां पर भी वोट शेयर ठीक ठाक है कांग्रेस का, तो वहां पर भी यात्रा को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उनको बड़ा बूस्ट जो मिलेगा वो ममता बनर्जी की टेरिटरी में आकर कर और बिहार में तेजस्वी यादव की टेरिटरी में घुसने के बाद में मिलेगा। ये दो बड़े बूस्ट वाले एरिया हैं। और अगर उधर से उत्तर प्रदेश में आते हैं और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाती है तो वो उस तरीके का बढ़ेगा। लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ये कि अगर सपोज कीजिए वो जल्दी इस यात्रा को शुरू करते हैं अगले 2 महीने के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा भरपूर जो अपोजिशन समर्थन मिल सकता है वो उन जगहों से शुरू कर रहे हैं, लेकिन समाप्ति वो उन जगहों पे करेंगे जहां पर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को दूर दूर तक किसी भी किस्म की कोई भी क्या कहते हैं चैलेंज ही नहीं है। तो ये इलेक्शन के करीब जहां खत्म करेंगे वो मॉरल घटाने वाला होगा या मॉरल बढ़ाने वाला होगा, ये थोड़ा सा मुझे मतलब अटपटा सा लग रहा है शायद, आई डोंट नो। मतलब बड़े बड़े कैंपेन के डिजाइनर्स जरूर बैठते हैं, वो ज्यादा बेहतर मुझसे जानते होंगे। बात और यशवंत इस पर आई है जो आगे मैंने अखबारों में ही पढ़ा है कि CWC में ये, चूंकि जो अभी तक कोई तारीख की घोषणा की नहीं गई है, एक तारीख जो चल रही है वो है कि 14 जनवरी को शुरू होगा, 14 या 15 जनवरी को, और फरवरी के अंत में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इस बार पैदल यात्रा नहीं होगी, मतलब पैदल हाइब्रिड यात्रा होगी। हाइब्रिड यात्रा जैसी होगी वो। लेकिन जो आप एक बात कह रहे हैं, तो एक चिंता जो CWC में कल उठाई गई कि ये जो हम करेंगे जब, तो उस समय राम मंदिर का भी पीक होगा, मतलब 22 जनवरी को राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। तो हम कहीं उसके बीच में, मतलब अब हम, मतलब उसको प्रमुखता नहीं मिलेगी या उसको एक वो मिलेगा, तो ये भी एक चिंता जो है CWC में उठाई गई है। वाजिब चिंता है। और देखिए बड़ा ही लेटेंट मसला है वो, मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि एक अंडर करंट, देखिए हिंदुत्व की ओवर करंट नरेंद्र मोदी जीत के आए इसलिए हिंदुत्व हिंदुत्व हर जगह पे है, लेकिन पॉलिटिकल वोट के इतर राम मंदिर के लिए एक मैसिव अंडर करंट इस मुल्क में है। इसको डिनाई करना शुतुरमुर्ग होना है। ये कहना कि नहीं इसको लेकर के लोगों के अंदर उत्साह नहीं है या लोग उसको समझना नहीं चाहते, ये शायद राजनीतिक नासमझी होगी। इसलिए अगर उनके आसपास के लोग इस बात को समझ रहे हैं तो वो बेहतर है उनके लिए, क्योंकि उस कैंपेन के दौरान ये भी एक मिलिंद सवाल रहेगा कि जो नैरेटिव या अपने भाषणों में जिस नैरेटिव को लेकर के वो साउथ से नॉर्थ तक के में आए थे और सेकुलरिज्म को वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अपनी डिबेट लेकर के चल रहे हैं, उस राम मंदिर के उद्घाटन के आसपास उस नैरेटिव से कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगियों को लाभ होगा या नहीं होगा, ये भी एक
एक टेढ़ा सवाल है मिलिंद। टेढ़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन दो बड़े एलाइज के सहारे वो पूर्व से आना चाहते हैं, उसमें ममता बनर्जी और तेजस्वी, ये दोनों ही एज फार एज माइनॉरिटी वोट्स आर कंसर्न उनके इकलौते प्रबल दावेदार हैं अपने अपने राज्यों में। तो राहुल गांधी कैंपेन करें चाहे ना करें, राम मंदिर पे कैंपेन हो चाहे ना हो, इन दोनों ही राज्यों में मुसलमान तो ममता बनर्जी को ही डालेगा और मुसलमान तो लालू यादव को पार्टी को ही डालेगा। उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला है कि मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे उनके कैंपेन करने से। लेकिन अगर सेकुलर, उस ये वही वाली बात हो जाती है कि हम किस समय किस बात को कर रहे हैं। अगर हम सेकुलरिज्म के एजेंडे का तान छेड़ रहे हैं जिस समय अगला राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर घोषणा नहीं कर रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कई बार बेसुरा तान हो जाएगा। और ऐसे में नॉन मुस्लिम जो वोट बेस है इन पार्टियों का, वो लोग कितना ज्यादा उसके ऊपर रिस्क लेना चाहेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख चुके हैं कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मतलब जहां तक हिंदुत्व क्रेडेंशियल और हिंदुत्व के पिच का सवाल है, ये सारे ही नेता इस बात को समझ चुके हैं कि वो प्रो मुस्लिम होकर के सत्ता जीत सकते हैं, लेकिन एंटी हिंदू इमेज के साथ में सत्ता में नहीं आ सकते। तो ममता बनर्जी या तेजस्वी या अखिलेश कोई भी एंटी हिंदू की आइडेंटिटी अपनी बनाना नहीं चाहता, जो कांग्रेस के दुर्भाग्य से उनकी आइडेंटिटी के साथ में बीजेपी ने चस्पा कर दी, अपने बहुत इफेक्टिव कैंपेन से चस्पा किए। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा फैक्टर देखना कि अगर तो वो उस समय उस कैंपेन को हेड ऑन ले रहे हैं राहुल गांधी, तो हेड ऑन लेते समय उनका कैंपेन का कोर मैसेजिंग क्या ये वही है जो भारत जोड़ो यात्रा की दक्षिण से चलते समय थी? क्योंकि वो कोर मैसेजिंग उनकी शुरुआत हुई थी केरल और तमिलनाडु से। कोर मैसेजिंग का वो तेवर अलग था, कलेवर अलग था, लेकिन वो समय भी अलग था। अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के आसपास क्या वो उसी तेवर उसी कलेवर से उस मैसेज को वो पूर्व से शुरू करना चाहेंगे? ये एक सवाल है। नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, जहां पे बड़े राज्य, कई राज्यों में बहुसंख्यक जनता या बड़े पॉपुलेशन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की भी है, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा क्लिक करे, लेकिन वो सीटों की संख्या बहुत कम है। और उसको ध्यान में रख करके ईस्ट और सेंट्रल और नॉर्थ के बेल्ट के ऊपर वो कैंपेन कैसे करेंगे, ये कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट के लिए अगर चिंता का सबब नहीं है तो चिंता का सबब होना चाहिए। बिल्कुल। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा में जब अब सिर्फ 80 से 90 दिन बचे हैं, तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सामूहिक विरोध प्रदर्शन या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शक्ल में हम विपक्ष के तर्कश से कई तीर निकलते हुए देखेंगे, लेकिन बीजेपी के जखीरे में भी वो असला बारूद मौजूद है जो वोटरों तक उनके प्रचार की धमक को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह शुरू होगा, वो उसमें एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हथियार साबित हो सकता है बीजेपी की तरफ से। तो ये एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई आगे और क्या शक्ल अख्तियार करेगी, न्यूज़ तक की नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यशवंत देशमुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।